नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार समसामयिकी मंथन के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए समसामयिकी। पहला है सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस लिमिटेड ने 6 करोड़ से अधिक सक्रिय डीमैट खाते खोले हैं। डीमैट खाते ऐसे खाते होते हैं जिसके द्वारा शेयर मार्केट में जो है खरीद बिक्री की जाती है। CDSL देश में एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटर है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह इसका कार्य क्या है? CDSL इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों में होल्डिंग और लेन देन की सुविधा प्रदान करती है और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स, इसके जो है ट्रेडरों के निपटान की सुविधा प्रदान करती है। आइए अब अगला देखते हैं। एम्बिट फिनवेस्ट ने MSME ग्राहकों को ऋण देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्बिट फिनवेस्ट एम्बिट ग्रुप की नॉन डिपॉजिटर टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। यह गठबंधन 11 राज्यों जो वर्तमान में एम्बिट फिनेक्स द्वारा कवर किए गए हैं में उत्पत्ति के लिए अंडरराइटिंग सुविधा करेगा। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि भारत में जो है बड़े उद्योग उतने स्थापित नहीं हैं जितने कि छोटे उद्योग हैं, इसलिए यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका मतलब यह है MSME का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 29% का योगदान करते हैं। MSME सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट एसेट दिल्ली में नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। यह वनम 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। साथ ही इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियों और पौधे शामिल हैं जिसका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। इसका मकसद यह है कि इससे आयुर्वेद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इस वनम में पानी के फव्वारे, योग करने के लिए मंच, छोटे छोटे जलमार्ग, कमल पुष्प का तालाब और एक दृश्य स्थल भी तैयार किया गया है। अगला है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया है। ICT पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को सलाह देकर उनके निरंतर प्रयास के माध्यम से शिक्षा में ICT की पहुंच को व्यापक बनाने में ICT राजदूत के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है ICT का? आइए देखते हैं। ICT बौद्धिक विद्यालय की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है। कैसे? शिक्षा में ICT यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का प्रयोग करके इसके शिक्षकों की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि यह मटेरियल या सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग होता है जिसका विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है। यह विभिन्न उदाहरणों के साथ एक व्यापक तरीके से सही जानकारी प्रदान करता है और इसके द्वारा पढ़ाने से बच्चों में ज़्यादा अस्थायी रहता है ज्ञान, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की बात की गई है। अगला है। रूस के डेनियल मेदवेदेव 28 फरवरी 2022 को पुरुषों के ATP टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के
रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और एवगेनी कोपेर्निकस और मराट सफीन के साथ शामिल हो गए हैं यह खिताब जीतने के पश्चात। आइए आगे देखते हैं अगला फैक्ट। महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा हेमंत नागराले की जगह लेंगे। नागराले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अडानी ग्रुप जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड को 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिल गया है, यानी परमिशन मिल गया है। इस परियोजना क्षमता के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क 2.34 किलोवाट है। अडानी ग्रीन के पास अब 20.434 मेगावाट क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें से 5.410 मेगावाट परियोजनाएं चालू हैं। यानी ये बड़े स्तर पे जो है जो गैर परंपरागत स्रोत उनके द्वारा जो है उन्हें एनर्जी पैदा करने की बात की गई है। अगला है फीफा और यूईएफए ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे विश्व के अन्य देश उसको समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं रहा है। ऐसे में रूस पर विभिन्न देशों ने विभिन्न तरह की प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी के क्रम में फीफा और यूईएफए ने भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। फीफा दुनिया भर में फुटबॉल को नियंत्रित करता है, जबकि यूईएफए 6 महाद्वीप संगठन में से एक यूरोप में खेल को नियंत्रित करता है। यूईएफए ने गज़प्रोम के साथ अपनी साझेदारी को भी समाप्त कर दिया है, जो एक रूसी बहुसंख्यक राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी है। यानी सारे संबंध जो है तोड़े जा रहे हैं रूस के साथ। फीफा की स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी। इसी साल फीफा वर्ल्ड फुटबॉल खेला गया था। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया था, जिसमें कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विजेता भी उरुग्वे की टीम भी बनी थी और अर्जेंटीना इसमें रनर अप रहा था। आइए अगला देखते हैं। बांग्लादेश WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स सुविधा के माध्यम से अमेरिका द्वारा दुनिया भर में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। फाइजर वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक की नवीनतम खेप के साथ अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दान की है। इसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश में 9,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों को उचित टीकाकरण प्रबंधन पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। साथ ही अब जान लेते हैं कि इसमें WHO क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहलाता है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कोरोना काल में WHO की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसी के साथ यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि
यह कंटेंट आपको पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।